हमारी कहानी है। हिस्सा मम्मी ऐसे कैसे मैं साक्षी को मायके जाने से मना कर दूं? आखिर मायका सबको प्यारा होता है और फिर वो काफी दिनों से अपने मायके में भी तो नहीं गई है। अजीत ने अपने मम्मी मधु जी से कहा, और वाह बेटा, तुझे तेरी पत्नी का दिख रहा है, पर ये नहीं दिख रहा है कि तेरी बहन मायके आ रही है, तो ऐसे में बहू का होना जरूरी है। मधु जी ने जवाब दिया, मम्मी मैं वैशाली को आने से मना नहीं कर रहा हूँ। वैशाली आए जब चाहे तब आए, ये तो उसका मायका है, लेकिन उसके पीछे आप साक्षी को रोक रहे हो, ये तो गलत है। अजीत ने अपनी बात कहनी चाहिए। अच्छा बहू चली जाएगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो अब काम नहीं होता, और वैशाली यहाँ आएगी तो क्या घर के काम में लगेगी? ससुराल का भी करे और यहाँ का भी करे, उसे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए। मधु जी ने कहा, अच्छा तो आपको बहू इसलिए चाहिए कि घर का काम कौन करेगा, और तो कोई समस्या नहीं है ना? विशाल ने कहा तो मधु जी चिढ़ते हुए बोली, अब तो बात को गलत दिशा में लेकर जा रहा है। मम्मी मैं कोई बात को गलत दिशा में लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर काम की ही समस्या है तो काम वाली बाई लगा लो, हम तो बाई अफोर्ड भी कर सकते हैं, इतनी क्षमता तो है हमारी। अजीत ने कहा, अच्छा अब तेरी बीवी की सुविधा के लिए घर में काम वाली बाई लगा लूं। आज तक तो घर में काम वाली बाई नहीं लगी और अब भी नहीं लगेगी। यूं ही मैं हर किसी को अपने घर में ही नहीं आने दूंगी। मधु जी ने कहा, अच्छा आपको ऐसी समस्या है तो फिर दूसरा काम करते हैं। पहले साक्षी 15 दिन मायके में रह आएगी, उसके बाद 15 दिन के लिए वैशाली यहाँ आ जाएगी, दोनों का काम हो जाएगा। अजीत चुटकी बजाते हुए बोला, अच्छा अब तू डिसाइड करेगा कि मेरी बेटी अब यहाँ कितने दिन रहेगी। वह बेटा, मेरे जीते जी अभी तुम ये बातें कर रहे हो तो फिर मेरे मरने के बाद उसको बुलाओगे ही नहीं। मधु जी और ज्यादा चिढ़ गई। मम्मी चित भी मेरी और पट भी मेरा, आप तो किसी भी तरीके से खुश होना पसंद ही नहीं करती हो, आपको तो सिर्फ बहू को रोकना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहती। अब तो अजीत भी चिढ़ गया और एक दूसरे को जवाब देते देते आखिर बहस बढ़ गई। इधर अजीत मुंह फुलाकर अपने ऑफिस रवाना हो गया और उधर मधु जी बिना नाश्ता किए अपने कमरे में आकर बैठ गई। पर घर का माहौल खराब हो चुका था। अब दिन भर के लिए इस माहौल को झेलना था तो साक्षी को, क्योंकि मधु जी तो मुंह फुलाकर बैठ चुकी थी। मतलब दिन भर वो धीरे धीरे कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहेंगी और उनकी बड़बड़ाहट को सुन करके उसका दिमाग खराब होता रहेगा, और आखिर जब वह खुद ही जाने से इनकार नहीं कर देगी तब तक बड़बड़ाहट यूं ही चलती रहेगी। हर बार आखिर यही तो होता था, हर बार समझौता बहू को ही करना पड़ता था। पर शायद इस बार साक्षी मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इतना करने के बावजूद भी अच्छी बहू का मेडल तो मिलेगा नहीं, और ये उसे अभी कुछ दिन पहले ही देखा था जब साक्षी की तबीयत खराब थी, उसे बुखार था। हालांकि दवाई लेने पर बुखार कम हो चुका था, पर अभी भी कमजोरी तो ही थी।
ऐसे में मधु जी ने अपनी सहेलियों को घर पर चाय नाश्ता के लिए बुलाया लिया और साक्षी को कमरे में जाकर बोले, बहू फटाफट से चाय और गरम गरम भजिया बना दे, मेरी 2-3 सहेलियां आई हैं तो थोड़ा जल्दी कर दे। ये सुनकर के साक्षी ने कहा, पर मम्मी जी मेरी हालत ठीक नहीं है, फिर भी आप, अरे इतनी भी तबीयत खराब नहीं है कि 3 लोगों के लिए भी चाय नाश्ता नहीं बना सकती, मधु जी ने कहा। पर मम्मी जी कढ़ाई के पास खड़ी रहूंगी तो ताप फिर से चढ़ जाएगा, साक्षी ने समझाना चाहा। अरे कुछ नहीं होता, इतनी देर में कोई ताप नहीं चढ़ता है, जा करके भजिया बना दे, मैं अपनी सहेलियों के पास बैठ रही हूँ, उसके अपने घर बुला करके रसोई में मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो उनके साथ बैठना ही पड़ेगा। कह करके मधु जी अपनी सहेलियों के पास आकर बैठ गई। अब घर में मेहमान ही गए तो साक्षी को उठा कर जाना ही पड़ा था। जब साक्षी चाय नाश्ता बनाकर लेकर आई तो उसने मधु जी की बात सुनी, जो अच्छे से उसकी बुराई अपने सहेलियों से कर रही थी, और वो लोग भी मुंह पर हाथ रख के मधु जी को संतावना दे रही थी। सुनकर के साक्षी को बुरा तो लगा, पर उसे कुछ नहीं कहा। जब शाम को उसने अजीत को ये सब बातें बताई तो अजीत ने भी कहा, तुम्हें ही अच्छी बहू बनने का शौक चढ़ रहा है, क्या जरूरत थी बीमारी में उठ करके उनके लिए नाश्ता बनाने की, मना कर देती तो बड़बड़ाती हैं और तुम उठ करके काम कर देती हो, तो उनको पता ही है कि बढ़ाने से मेरा काम हो जाएगा। आखिर अजीत से भी उसे ही डांट पड़ गई। ये देख करके साक्षी ने भी डिसाइड कर लिया कि अब वो अपनी सास के बड़बड़ाने पर कोई भी काम नहीं करेगी, पर अब तो उसे मायके जाना ही था। इधर साक्षी नाश्ता लेकर अपने कमरे में देने गई तो मधु जी तुनकते हुए बोली, मुझे नहीं करना ये नाश्ता, तुम ही कर लो। दोनों पति पत्नी को मेरी बेटी चुभ रही है, जो उसके मायके जाने के दिन डिसाइड कर रहे हो। मधु जी को लग रहा था कि साक्षी उन्हें मनाएगी, पर उसने खाना टेबल पर रखा और वापस मुड़ते हुए कहा, नाश्ता यहीं टेबल पर रखा है मम्मी जी, आपको भूख लगेगा तो नाश्ता कर लेना, मैं जा रही हूँ मेरे सामान पैक करने, आखिर मुझे कल ही रवाना होना है। यह सुनकर के मधु जी ने उसे घूर कर देखा, पर साक्षी उसे नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में रवाना हो गई। अब मधु जी की बड़बड़ाहट और तेज हो चुकी थी, जो उससे कमरे में तक पहुंच रही थी, पर उसने ध्यान ही नहीं दिया। आखिर ऐसा करते करते आधा घंटा निकल गया, लेकिन साक्षी मधु जी के पास उसके कमरे में नहीं आई। ये देख कर के वो और ज्यादा चिढ़ गई। भूख तो उन्हें लगी ही रही थी। उन्होंने नाश्ता किया और रसोई में बर्तन रखने गई तो सिंक में बर्तन भी जोर से पटका दिया। लेकिन ये क्या, साक्षी ने तो अभी भी रिएक्ट नहीं किया। पूरे दिन मधु जी जानबूझकर ऐसी हरकतें करती रही कि साक्षी का ध्यान उनकी तरफ जाए और वो खुद आगे होकर मना कर दे, पर साक्षी ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। और इस बार मधु जी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बेटा तो वैसे ही बहू के पक्ष में बोल रहा था और अब बहू ने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया था। आखिर दूसरे दिन साक्षी अपने मायके रवाना ही हो गई। खैर वैशाली जब अपने बच्चों के साथ मायके आई तो उसे समय अजीत ने घर में काम वाली बाई लगा ली ही। मधु जी अब भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन शायद बच्चों ने उन्हें इग्नोर करना
शुरू कर दिया।